करते हैं। आजाद खालिद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके साथ पूरा पैनल है। डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर तीसरे चरण में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। मतदान जो वोट प्रतिशत सामने आ चुका है। आजाद खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल। और बात कर रहे हैं लोकसभा 2019 के जो चुनाव है, तीसरा चरण है, 15 राज्य, 116 सीट। और अगर इन सीटों की बात की जाए तो पिछले चुनाव में 2014 में 62 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी, बीजेपी का कब्जा था। तो अगर देखा जाए इस पूरे चुनाव में तीसरे चरण के मतदान में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चैलेंज है 62 को रिटेन करना और आगे बढ़ना, और विपक्ष के लिए उसमें डेंट मारना और अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करना। और अगर बात करें यूपी की तो 10 सीटें हैं। उसके अलावा हालांकि कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो राहत भरी भी हैं, कई ऐसी भी आ रही हैं जो चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद में हिंसा भी हुई है। उसके अलावा अररिया में कहा जा रहा है कि एक शख्स तो बंदूक लेकर ही बूथ में चला गया, यानी प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस जारी किया गया, क्योंकि जो उन्होंने खेद व्यक्त किया था उससे शायद कोर्ट संतुष्ट नहीं है। मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि इसमें अवमानना का नोटिस हुआ है। मैं पहले पैनल से आपका तारुफ करा देता हूं, फिर बात करेंगे। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी साहब मौजूद हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम बाहर बैठे हैं, बीएसपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मनोज यादव साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। उसके अलावा हमारे साथ बैठे हैं राजेश यादव जी, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया सबके आने का। सबसे पहले धर्मवीर जी, अगर गठबंधन की बात करें, यूपी तक आप सिमट गए हैं, यूपी में भी 38 पर आप जो है 37 पर लड़ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आप, बात बड़ी हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं अंदर दुकान में सौदा कम नजर आ रहा है? देखिए मनोज जी, बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पार्टी बड़ी है। मेरा सवाल यह था कि आप लड़ी 37 पे रहे। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लड़ रही हैं। 80 सीटों की जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती के कंधों पर है। और मैं आपको ये निश्चित बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मात्र 2 सीटें जीतने का काम करेगी और बाकी सीटें सब गठबंधन के खाते में आने वाली है। ज्योतिषी का काम भी शुरू हो गया? बिल्कुल नहीं, ज्योतिष का नहीं। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब बाई इलेक्शन हुआ था मनोज जी, तो इनका वोट परसेंट देख लीजिए और हमारा वोट परसेंट देख लीजिए। और बहन कुमारी मायावती जी घर से निकली नहीं थी। उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को एक मैसेज देने का काम किया था कि फिरका परस्त ताकतों को कैसे हराना है। और रिजल्ट आपके सामने है। मुख्यमंत्री कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हैं मनोज जी? 2014 बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूं। अभी जो उत्तर प्रदेश में 3 बाई इलेक्शन हुए थे, अच्छा, फूलपुर का, कैराना का, मुजफ्फरनगर का और एक छोटा विधानसभा का। ठीक है मनोज यादव जी, मैं मनोज यादव जी के पास चलता हूं। और मैं धर्मवीर जी को बता दूं, मैं आजाद खालिद हूं। मनोज यादव जी ये कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन में आपको बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्या उसको नजीर मानकर आपने तैयारी की है या कहीं ना कहीं चुनौती मान रहे हैं इसको आप? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है और चुनाव चुनौती को अवसर में बदलना एक हर राजनीतिक पार्टी प्रयास करती है और हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जिस बाई पोल इलेक्शन की बात कर रहे हैं धर्मवीर जी, बाई पोल इलेक्शन स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। और धर्मवीर जी जिस बारे में बता रहे थे गठबंधन की, जिस गठबंधन की बात करते हैं, डर और भय का गठबंधन है, ये महाठगबंधन है। ये देश के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए नहीं बना है, ये अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बना है। ये केवल डर और भय के कारण बना है, मोदी जी के कारण बना है, अदरवाइज ऐसा। लेकिन मनोज यादव जी, एक सवाल मन में आ रहा था कि आपके यहां ओम प्रकाश राजभर, आपके यहां यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं नून रोटी खाएंगे लेकिन बीजेपी को हराएंगे। एक बात, शिवसेना के कई बयान आपको याद आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपका गठबंधन है, उसको क्या कहा जाए? 2014 से पहले के हमारे ये गठबंधन है। हमारे अवसर को देख करके, हमारी मजबूरी के कारण और डर के भय के कारण हमारे गठबंधन नहीं बने। ये गठबंधन हमारे वैचारिक गठबंधन है, चाहे शिवसेना के साथ हो चाहे अकाली के साथ में हो। हमारे गठबंधन अवसरवाद के कारण नहीं बने। लेकिन जो है मायावती, जो इनको मुलायम सिंह जी को बोलती थी पागल खाने चले जाओ, और बोलती थी चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ, हाथी पर, एक दूसरे का जो मुंह नहीं देखना चाहते थे, जो सांप और बिच्छू, जो सांप और नेवला का जो कहानी था, वो लोग आज एक मंच पर खड़े हो जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के पास सांप, बिच्छू, नेवला, कब्रिस्तान, अली, बजरंगबली, ठीक है। राजेश यादव जी, चुनाव आप गठबंधन की एक तस्वीर आई थी कर्नाटक से,
लेकिन वो बिखरते बिखरते यहां तक पहुंची कि अब वो ना कुछ हो पाया, आप अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा था कि जहां जहां गठबंधन का उम्मीदवार कहीं कुछ कर रहा है, वहां पर आपने उसके खिलाफ जो कैंडिडेट उतार कर किसकी मदद की है? चाहे आप मुरादाबाद की बात करें, चाहे आप गाजियाबाद की बात करें, चाहे सहारनपुर की बात करें, क्या कहते हैं आप? देखिए, हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनीति में सब चीजें बताने की नहीं होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। और हम ये निश्चय रूप से आपको बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। और आप देखिए, सफाया मतलब निखारने जा रहे हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल पे जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और आप देखिए, ये दूसरे के उदाहरण दे देते हैं, इनको अपने उदाहरण नहीं। मायावती ने तो ये भी कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, फिर आपने सीएम क्यों बना दिया? फिर तो आपने दोनों ने सरकार बना ली। तो आप देखिए, दूसरे के लिए उदाहरण पेश कर देना और कहते हैं हमारा तो 2014 का है। अरे शिवसेना ने तो तोड़ दिया था आपका गठबंधन, अभी बनाए, वो गालियां देते हैं आपको। और आपका जो मुफ्ती मोहम्मद जो महबूबा जी हैं, उनसे क्या था आपका? आप तो इतने गिर गए, आप उग्रवादी पार्टी बोलते हैं, आतंकवादी पार्टी बोलते हैं, उनके साथ आपने सरकार बना ली। और वहां तो बहुत चीजें, उसमें जाऊंगा मैं, देखो डिबेट वहां ले जाना नहीं चाहता। लेकिन राजेश जी, हाँ, ये जो आपने कहा उग्रवादी पार्टी, ये अगर आप ऐसा बोलते तो ये ना, चुनाव ये- आयोग के उस पर सवाल खड़ा होता ना ये बोलते थे, ये लोग बोलते थे कि सपोर्ट करती है ये पार्टी उग्रवादियों को, आतंकवादियों को। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उन्होंने उनके साथ फिर सरकार क्यों बनाई, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, मैं एक ये कह रहा हूँ। पहला राउंड में पूरा कर लेता हूं। मेरे साथ नदीम साहब भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। नदीम साहब, अगर बात करें पूरे चुनाव में अभी तक 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का भी 50% के करीब अब देखें आप हो चुका है। क्या अभी तक आपको कहीं मुद्दे नजर आए? अली, बजरंगबली, मुस्लिम इकट्ठे हो जाओ और तमाम चीजें, बदजुबानी, हमें जो है ना अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए, ये तक बयान आ चुके हैं। पूरा चुनाव मुद्दों पर है। कहां लग रहा है आपको जनता के मुद्दे? देखिए, सियासत का मंजरनामा काफ़ी बदल चुका है 2014 से लेकर अब तक, और स्टारडम पूरी तरह से हावी है। और मुद्दे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि खो से गए हैं। और बहुत सारे लोग जो कि विभिन्न विचारधारा के थे, अब साथ में मिलकर एक साथ किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में शायद पहली बार हो रही हैं। और ये बदज़बानियाँ, बदअखलाक़ी और औरतों के ऊपर उल्टे सीधे जुमले आना या ख़राब कलमात जिन्हें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोला जाता है, वो बहुत आम हो चुके हैं। और हमें इन सब चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। हमें एक स्वस्थ लोकतंत्र को लड़ने वाले और स्वस्थ लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं। इस तरह की नैतिकता को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो बहुत ज़्यादा सभ्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, संस्कार हमारे यहाँ शुरू से ही हावी रहे और हम संस्कार के तहत और मूल्यों के तहत ही जीने वाले लोग हैं। लेकिन राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बदअखलाक़ी अगर इस तरीके से हावी होती रही तो हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है उसके ऊपर सवालिया निशान लगेंगे। और विदेशों में हमारा मजाक उड़ता है, विदेश की मीडिया के पास ये सारे स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। विदेश का मीडिया, विदेश हमको फॉलो करता है और हमारे ऊपर ऑब्जर्वेशन करता है, हमसे सीखता है। ये मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। ये वैरायटी है। हाँ, इस बात के लिए बिल्कुल जरूर कहा जाएगा कि हमारे कुछ नेताओं के बयान चर्चाओं में जरूर रहते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र की ब्यूटी पूरे दुनिया मानती है। नदीम साहब की इस बात से मेरा अपना थोड़ा सा मेरा पर्सनल, ठीक है। मैं धर्मी जी के पास चलना चाहूंगा। धर्मी चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है, सभी पार्टियों से रहेगा वो सवाल, मैं मनोज यादव जी से भी पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपका जो वोट बैंक जो है, जिसे वोट बेस वोट कहते हैं आप, वो दलित है। कितने दलितों को आपने टिकट दिया है बीएसपी ने? मेरा बस एक सवाल है आपसे। देखिए, गठबंधन में बीएसपी ने, गठबंधन बीएसपी ने, एक मिनट मनोज आजाद जी, देखिए, गठबंधन धर्म में ऐसा होता है कि ये पहले से एक फार्मूला 38-38 का माने बहन जी और अखिलेश यादव जी ने, तो जहां पर हमारे प्रत्याशी नंबर 2 आए थे, हम 34 सीटों पर पिछले चुनाव में नंबर 2 थे और 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे आई थी। 5 सीटें उनको मिलनी थी और हमको कोई सीट नहीं मिली थी। तो ये गठबंधन ने जो अभी जो दो चुनाव का चरण हुआ है, उसमें हमारे पास में आगरा की सीट
सुरक्षित सीट जो है वो गठबंधन के पास थी, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा था। धर्मवीर और चौधरी साहब, नगीना धर्मवीर वाली चौधरी सीट जी, पर जनता जो बहुत नगीना जागरूक वाली है, सीट पर जो जनता बहुत भाई जागरूक गिरीश है, जी लड़ रहे थे। जनता बहुत जागरूक है। इस जनता ने आपको 2014 में 0 पर लाई थी, जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जो सुरक्षित सीट है उसको आपने मैं दे दिया, सुरक्षित सीट की तो बात बता रहा हूं आपको। तो वो गठबंधन के पास चली गई। नहीं उसको नहीं, अगर आपने बीएसपी के दलित पास को है दे भाई, दिया, अरे बीएसपी के पास अगर है, आपने उसको दे दिया तो उसमें अरे कौन सा बीएसपी सवाल के पास है करते? भाई, वो संविधान ने मैं- सुरक्षित कर दिया। अरे बीएसपी के आपने पास है कितने भाई, दलितों को दिया। दलितों को तो बता रहा हूं मैं आपको। भाई मनोज सोनी जी आगरा से लड़ रहे हैं, आगरा जो- सुरक्षित सीट है, हाँ, तो वहां तो कोई और लड़ ही नहीं सकता ना। अरे तो भाई आप एक बार बताइए, सुरक्षित सीटों पर ही तो दलित लड़ेंगे, सुरक्षित सीटों पर ही तो लड़ेंगे। जी, मैं यही कहलवाना चाह रहा था, सुरक्षित सीट पे तो लड़ना ही दलित को है। मनोज यादव जी, आम नागरिक, आम वोटर, आम जनता दरिया बिछाती है, नारे लगाती है, उम्मीद करती है, शाम को सनी देओल आते हैं और सुबह को टिकट फाइनल हो जाता है। हालांकि ये मैं सवाल राजेश यादव जी से भी पूछूंगा कि उर्मिला मातोंडकर सुबह और शाम के फर्क में टिकट पा लेती हैं, आम नागरिक कहां है इसमें पूरे मामले में? देखिए, निश्चित रूप से आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों जैसा नहीं है जो केवल एक व्यक्ति विशेष और परिवार विशेष के लोगों को टिकट मिले। एक सेकंड, जो पहले डैडी और मम्मी और अब सन्नी, नहीं, ये परिवारवाद नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये लागू नहीं पार्टी और होगा। संगठन तय करता है। अच्छा, किनको टिकट मतलब आप मिलनी है, तय करते हैं तो वो किनको नहीं परिवारवाद नहीं होता। देखिए, जो आप तय करते हैं वो परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद का अर्थ ये है, परिभाषा अलग है। भारतीय जनता पार्टी का, मैं स्पष्ट कर दूं एक बात, जी। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं बता सकता हूं कि अगले 10 या 15 साल बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष या तो प्रियंका का बेटा होगा या राहुल का बेटा होने वाला है। ये निश्चित रूप से तय है, इसे वंशवाद कहते हैं। अच्छा, जिन मायावती जी की बात करते हैं आप, मायावती जी ने अपने भतीजे को आगे कर दिया है कि भैया मेरी गद्दी यही संभालने वाला है, ये है वंशवाद। कल्याण सिंह जी जो है गवर्नर है, उनका बेटा सांसद है, उनका बेटा मंत्री है, जो एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया। आप कौन से वंशवाद की बात करते हैं? ये कौन से वंशवाद की बात करते हैं आप? वंशवाद नहीं है। राजनाथ सिंह जो है भारत सरकार में मंत्री है, उनका लड़का जो है विधायक है। आप कौन से वंशवाद की बात करते हैं? को लेकर के और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने तो अभी तक उनको जो है कोई टिकट भी नहीं दिया है। आपको उसी से परेशानी हो गई। एक दलित का बेटा अगर आगे बढ़ रहा है तो मनुवादियों को बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, मनुवादियों को बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। केवल मायावती जी की मूर्तियां दिखाई देती है, बाबा साहब का आपने जो है 3000 करोड़ रुपए देश के बर्बाद कर दिए, चाइना से सरदार पटेल की मूर्ति बनवाने का काम किया। अगर आप जो है आपको उनमें कमी नजर नहीं आ रही, दोनों भगवान राम को धोखा दे करके, आप भगवान राम को धोखा दे करके, आप भगवान राम को तो मंदिर बना नहीं पाए, आप मूर्ति की बात कर रहे हैं। पार्टी ने ऐसे महापुरुष का मूर्ति का निर्माण कराया है जो भगवान राम को धोखा दे सकते हैं, वो पब्लिक को क्या छोड़ेंगे? जो भगवान राम को जो धोखा दिया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जो भगवान राम को धोखा दिया, जो लोग हनुमान जी की जाति बताने का काम करते हैं। ठीक है, दोनों मेहमानों की बात आ गई, दोनों मेहमानों की बात आ गई। धर्मवीर टिकट काटने पड़े जी, एक सेकंड बस, एक सेकंड मनोज यादव जी, जो आपने कहा थोड़ा सा उसका मैं भी अपने हिसाब से तज्जिया कर लूं। बसपा अपने मूर्तियों को जस्टिफाई कर रही है, जो उन्होंने बहुत सारे हाथी बनाए थे जो उनका चुनाव चिन्ह है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपने पटेल साहब की मूर्ति बनाई है, यानी दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसमें दोनों में जनता को क्या मिलने वाला है? राजेश यादव जी वंशवाद की बात करते हैं। राजेश जी से सवाल ले लेता हूं, आऊंगा मैं दूसरे देश अपने शहीदों का सम्मान नहीं कर सकता है, जो देश अपने इतिहास और परंपरा को याद नहीं करता। शहीदों का सम्मान प्रज्ञा ठाकुर ने कर दिया, प्रज्ञा ठाकुर ने शहीदों का सम्मान कर दिया है। मनोज यादव जी भूल रहे हैं आप, प्रज्ञा ठाकुर, ठीक है, राजेश यादव जी, ठीक है, आप बालाकोट के नाम राजेश यादव जी पर प्रधानमंत्री को शर्म आनी कोई चाहिए, पार्टी नहीं बच रही है, बीजेपी के लोगों को शर्म आनी राजेश यादव जी, चाहिए। कोई ये पार्टी जो है नहीं पहला बच रही वोट बालाकोट के नाम पर मांगते हैं। निर्वाचन आयोग को आप लोगों ने क्या समझ रखा है? ये देश की जनता आपको देख रही है। इसके अलावा हरजी देशवाद, राष्ट्रवाद की गुत्थी आप देश को बनाना चाहेंगे। बात कर रहे हैं, अगर आपने इतने अच्छे काम किए होते तो आप मुझे बता दीजिए, आप साहब अम्बेडकर सेना के नाम पर क्यों वोट मांगते हैं? शहीदों को, ठीक है मनोज जी शायद आपकी बात भी आ गई, ठीक है मनोज यादव जी आपकी बात भी आ गई, मैंने आपका जवाब भी दे दिया। शहीदों का कितना सम्मान कहां हो रहा है वो भी आ गई। राजेश यादव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि दोनों एक दूसरे पे वंशवाद की आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मायावती जी अगर लाई है तो वो भी अपने भतीजों को लाई है,
ये कह रहे हैं कि कल्याण सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, और भी बेटा बेटी सनी देओल, ये तमाम। लेकिन अगर आपके यहां तो कम से कम ये है कि पेटेंट है कि अगर महासचिव आई है तो प्रियंका गांधी आई है, राहुल गांधी आई, आपके यहां तो अध्यक्ष जो है परंपरागत तय है। कैसे काम चलेगा? आम नागरिक, आम वोटर कब तक दरियां उठाएगा? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा है। और आप ये देखिए कि जो भी पार्टी चुन के आती है, जो भी कैंडिडेट देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के गिना दूं जो परिवारवाद से हैं। लेकिन इनके क्या है, वो इनको परिवारवाद नहीं, 4-4 पीढ़ी, एक घर में 4-4 लोग हैं। तो पोता भी शिक्षा मंत्री है और उनकी बहू भी विधायक है, और जो फादर उनके जो हैं एटा से सांसद हैं, और जो है बाबा जो है गवर्नर हैं देश के। ठीक है, वो इनको परिवारवाद नहीं आता। अच्छा, इनके यहाँ परिवारवाद और अवसरवादी नहीं है, तो 5 साल के बाद चेंज क्यों नहीं करते हैं? सब कुछ चेंज कर दो भाई। प्रधानमंत्री क्यों नहीं चेंज कर रहे? इनका तड़ीपार है। आप सुन लीजिए मनोज जी, तड़ीपार भी है। मनोज जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। बीच में इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। आप डिबेट का तरीका सुन लीजिए, सीख लीजिए। आप बीच में बार बार आ जाते हैं, मेरी डिबेट में नहीं आ सकते आप इस तरह से। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। इज्जत नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, इज्जत नहीं है। नहीं, थोड़ा भाषा की मर्यादा और डिबेट करिए। देखिए, बीच में मैं आपकी डिबेट में आया हूँ, तब टोक देना मुझे। मैं नहीं जाता हूँ इस तरह से। सुनिए, इन्हीं जवाब दे, नहीं बैठा दो, इन्हीं दे दो। हर चीज में हर आदमी का जवाब यही देंगे। यही बहुत बड़े विद्वान है देश के। आप ये देखिए, ठीक है, आप दूसरे। चलिए ठीक है, आजाद खालिद जी, वहां पर थोड़ी गहमा गहमी चल रही है। हमारे साथ कवि हैं शैल जौहरी साहब। शैल साहब, न्यूज रूम में बड़ी गहमा गहमी चल रही है, किस तरह से अपने कौन सी कविता, क्या कुछ राजनीति पर आज बोलेंगे? मैं भी देख रहा हूँ, अभी काफी देर से डिबेट हो रही है, बहस हो रही है। बातचीत चली कि अचानक से फिल्म स्टार आ जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। उस पर 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। बीजेपी में धर्म और हेमा पहले से थे। धर्म और हेमा पहले से थे, अब सन्नी को लाए। अच्छा। धर्म और हेमा पहले से थे, अब सन्नी को लाए। नहीं पता अब के चुनाव में टिकट कब हो कट जाए। अच्छा। कार्यकर्ता बहा पसीना मेहनत खूब करे है। कार्यकर्ता बहा पसीना मेहनत खूब करे है, पर आखिर में टिकट तो भैया फिल्म स्टार ले जाए। और अभी बातचीत चल रही थी आगे, कुछ भी बोल देते हैं नेता लोग जो हैं, कभी बयानबाजी कर देते हैं। उस पर कुछ बोलना चाहूंगा कि ये सियासत आग जो इस मुल्क में सुलगा रही। अच्छा। ये सियासत आग जो इस मुल्क में सुलगा रही, उसकी लपटों में ये खुद भी तो झुलसनी चाहिए। धर्म और जाति पे हमको बांटती अब तक रही, वो सियासी ताकतें अब खुद बिखरनी चाहिए। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ, बली और बजरंग बली में बात कर रहे थे, तो ये अली और वो बली में फर्क करके बांटते। अच्छा। ये अली और वो बली में फर्क करके बांटते। ताकत वोटर से ये मंशा सुधरनी चाहिए। वोटरों से मंशा सुधरनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से कह रहे हैं आजाद खालिद साहब। देखिए, कवि अपनी भाषा में, अपनी तरह से, अपनी शैली से बहुत कुछ बोल जाता है, और शैल साहब ऐसे बोल गए, लेकिन राजनीतिक दल क्या कुछ कह रहे हैं आपके? अब्दुल नबी हसन, मैं आपको बता दूं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उसकी जो भाषा होती है बड़ी सौम्य, सॉफ्ट होती है, लेकिन मारक क्षमता बहुत होती है उसकी। तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से उन्होंने पूरा सब कुछ लपेट दिया मामले को। लेकिन थोड़ा सा डिबेट गर्म हो रही थी। राजेश जी का नंबर था, लेकिन राजेश जी से पहले मैं थोड़ा सा नदीम जी को तकलीफ देना चाहूंगा। नदीम साहब, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप, राजनीति को आप देख रहे हैं, और किस तरह से हो रहा है? देखिए सर, अभी आपने एक बात बोली कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जब ये दोनों हो जाए फेल तो काम आए अनुभवी। इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है सर। जैसा कि अभी मैं पहले बात कर रहा था कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया इसी वजह से हमारी बहुत ज्यादा इज्जत भी करती है। लेकिन आजकल जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, और उसमें मुख्य मुद्दे कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते हैं। हम लोग शोर मचाते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मगर जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए उनकी तरफ हम कहीं ना कहीं कैसे न कैसे ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जरूरत जो है उन्हीं सारे मुद्दों की है, या जैसे विकास है, विकास के ऊपर कितने इलेक्शन हमने लड़ दिया, आज तक विकास हमें नहीं दिखता। गरीबी है सर, गरीबी अभी तक दूर नहीं हुई, और उसके लिए कोई ऐसा स्थायी बंदोबस्त भी कहीं नजर नहीं आ रहा है।
आप देखें कि मौजूदा दौर में बात हो रही है कि छठी या तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश बन चुका है। निसंदेह देश जो है आगे बढ़ रहा है और हमारी ख्याति विदेशों के अंदर एक उन्नत राष्ट्र के रूप में सामने आ रही है और हिंदुस्तान को एक इज्जत की नजर से भी अब देखा जा रहा है। लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को हमेशा इज्जत की नजर से देखा गया, मैं आपको करेक्ट कर दूं सर, हमेशा देखा गया है लेकिन अब और ज्यादा देखा जा रहा है और जी और ज्यादा देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं कैसा ना कैसा हम विश्व गुरु पहले भी थे और दोबारा से फिर उसी तरफ हम आ रहे हैं और दुनिया हमें सलाम भी कर रही है, अध्यात्म के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और दूसरे तरीके से भी। हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो दुनिया भर में जाकर झंडे गाड़ रहा है। साहब, मैं सभी सम्मानित अपने मेहमानों से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, दर्शकों से भी ये बात कहना चाहता हूं, नेशन फर्स्ट है और कभी हम ये कहते हैं कि अब हमको ज्यादा इज्जत दी जा रही है, ऐसा नहीं, हमको हमेशा इज्जत दी गई है और ग्रेजुअली जितनी दुनिया तरक्की कर रही है हम उस दौड़ में कहीं पीछे नहीं है और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे जो मर्यादा है वो भी रहनी चाहिए। लेकिन राजेश जी, सवाल ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, वो इंक्लूडिंग यू, अगर बात करें तो कांग्रेस से शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत वो वंशवाद की हुई थी, उस पर आरोप लगते थे, उस पर कई लोग ऐसे थे जो वंशवाद का आरोप लगाते थे, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी देवीलाल थे और आप कई ऐसे नाम थे, मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन आज वहां पर वंशवाद की ऐसी बेल चली हुई है जो कि खत्म नहीं हो रही। लेकिन आपको उससे एग्जम्पशन तो नहीं दी जा सकती क्योंकि आज भी अगर आपके यहां अध्यक्ष तय होगा तो वो कौन होगा वो पूरी दुनिया जानती है। देखिए, भारत के इतिहास में शायद पता नहीं है, दर्जनों एक दर्जन नहीं, दर्जनों जो अध्यक्ष हैं, गिनवा दूं, जब से देश आजादी से पहले की कांग्रेस पार्टी है जो गांधी परिवार से बाहर के लोग थे, दर्जनों गिनवा दूंगा मैं अभी। लेकिन देखिए, ये लोग तय करते हैं, एक संस्था है, संस्था तय करती है किसको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। वो चुनाव में जाता है कोई भी परिवार, चाहे वो परिवार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी हूं, बहुत सारे लोग जाते हैं, राजनाथ सिंह गए, राजनाथ सिंह का बेटा गए, चुन के आए, और राहुल जी गए, सोनिया जी गए, चुन के आए। वो जनता को जो पसंद नहीं होगा तो जनता कम से कम उसको नकार देगी या नोटा में तब्दीली कर देगी। ये सब चीजें सिस्टम देश का कानून है, कानून देश के में जो भी आता है वो देखिए। आजकल आप ये देखिए, जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा। जमीन से जो पिछली सरकार ने जो देश के लिए चुनावी घोषणा पत्र तैयार करा था और कहा कि हम आपको ये चीजें सुविधाएं देंगे, हमें वोट दो, सरकार बन गई। अब वो सरकार के लोग ही उस पर बात नहीं करते हैं। आप ये देखिए, बहुत बड़ी चीजों में जाएंगे, 36 लोग देश के 36 लोग बड़े कर्जदाता थे, वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगोले भाई भी होते हैं। किसने दिया था जी? देखिए, कर्ज दिया था, वाजपेयी सरकार ने भी दिया था, कांग्रेस सरकार ने भी दिया था। उद्योगपति को कर्ज देना, इस सरकार ने कर्ज नहीं दिए क्या उद्योगपति को? मेरा सवाल है, मैं कह रहा हूँ, मैं ठीक है, आपने सवाल करा है, इस सरकार ने भी कर्ज दिए हैं। सरकार किसी भी उद्योगपति को कर्ज देना, उसका उद्योग आगे बढ़े, देश विकसित करे, उसलिए कर्ज दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि मैं देश का चौकीदार हूं और मैं बोले भाई आप भाग जाओ, मैं देख लूंगा। एक भागता है, दो भागता है, तीन भागते हैं, 36 लोग देश छोड़ के मनोज यादव जी, मोबेला भाई, मनोज यादव जी, जवाब दूंगा। हाँ, देखिए आजाद जी, हमारे भाई साहब जिस वंशवाद की बात कर रहे थे कि पार्टी तय करती है, आजादी के बाद का इतिहास बताइए। जिस कांग्रेस पार्टी का नाम ले लेकर एक परिवार आज तक बढ़ा है, उस परिवार की बात कर रहे हैं हम, आजादी के पहले की बात नहीं कर रहे हैं। उस पहले की बात है, उसको भुना के ये लोग सत्ता में रहे। एक ही परिवार हमेशा वंश चला है, एक ही वंश का परिवार चला है और वही सत्ता भोग रहा है। हाँ। ये इनका दर्शन वंशोदय है, हमारा दर्शन अंत्योदय है। राजेश यादव जी, स्पष्ट रूप से रिएक्ट करें। जी देखिए, मैं कह रहा हूं इस पे कि आपकी बात तो बिल्कुल खंडन कर दिया इन्होंने। देखिए, इनको पता ही नहीं है मनमोहन सिंह क्या वो नेहरू परिवार से थे, नरसिंहा राव क्या नेहरू परिवार से थे। आप देखिए, पार्टी अध्यक्ष को इनको पता ही नहीं है। आप नरसिंहा राव से लेके बहुत सारे देखिए, देश जानता है, देखिए उनके शव को कहां रखा गया था, उनके साथ आप देखिए, जाहिर है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पीवी नरसिम्हा साहब के साथ आपने क्या किया था? खालिद जी, केसरी जी का भी याद है। देखिए, केसरी जी को किस तरह से के भगा दिया गया था कार्यालय से। ये दूसरे के बता देते हैं, जो मैं कहूँ तो ये वो इनको बुरी लग जाएगी। लाल किशन आडवाणी जी का क्या हाल करा, ये बुजुर्गों की बहुत चिंता है, बहुत चिंता है। देखिए कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, और सम्मानजनक तरीके से
ये लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, देखिए, जिनका सबसे पहले कैसे है वो, कभी मार्गदर्शन में कभी मार्ग ही नहीं देखा उन्होंने, कभी मार्ग ही नहीं लिया, वो मार्गदर्शक हैं। और वो नमस्ते करते हैं प्रधानमंत्री जी को, वो मुंह उधर को फेर लेते हैं। आप देखिए किस तरह से जितने भी इनके बुजुर्ग थे सबको कैसे भगा दिया। आपको अपना बीतता है, अपने जमीनी चीजें, चाटुकारिता करनी है, जमीनी चीजें नहीं, ठीक है, जमीनी चीजें ठीक है। कभी दोनों नहीं उठाते। दोनों दोनों दल के दोनों दलों का फोकस, कहीं आपको दिख रहा है कि कितनी इंडस्ट्री बंद हुई, कहीं आपको दिख रहा है कि शिक्षा कैसे मिलेगी, कहीं आपको दिख रहा है कि आपका स्वास्थ्य कैसे सही होगा, कहीं आपको इसमें दिख रहा है कि पर्यावरण कैसे सुधरेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं मनोज जी आपको दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ धर्मवीर जी मौजूद हैं। धर्मवीर चौधरी साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब कोई सीट रिजर्व हो गई तो वहां से तो लड़ेगा ही दलित। आपने कितनों को टिकट दिया था? मेरा एक ही सवाल था, उस सवाल से क्यों भाग रहे हो आप? उस सवाल से क्यों भाग रहे हैं? जनता ही जानना चाहती है कि दलित वोट बेस, जो आपका बेस वोट है, उसको कितना आपने टिकट दिया? बस एक सवाल। मैं आपके सवाल से नहीं भाग रहा हूं। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा तो खुद दलित है। मैं अपने इन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि ये कब बनाएंगे दलित समाज को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष? मतलब दलित, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, फिर भी दलित को वोट देती है। के लिए क्या काम किया? बीजेपी के लोग बताएं, कांग्रेस के लोग बताएं। ये कांग्रेस के भाई बैठे हैं हमारे यहाँ, इन्होंने एक सेकंड धर्मवीर जी, दूसरे दलों की बात बता दूं। दूसरे दलों की अगर आप बात करते हो, बीजेपी ने अगर राष्ट्रपति हैं तो वो भी कोई बहुत अगड़े समाज के नहीं है। मैं आपको क्लियर करूं, भारतीय जनता पार्टी लेकिन सुनिए, लेकिन दौलत की बेटी, एक मिनट, ये लोग जो है धर्मवीर जी दलित की बेटी, दलितों पर हुआ है। धर्मवीर जी दलित की बेटी भी अगर दलितों को टिकट नहीं देगी तो कौन देगा? ठीक है। और ये लोग जो है, ये इनको मनुवादियों को दलितों में से बदबू आती है। ये लोग जो वही लोग हैं, ये लोग वही लोग हैं जो 5 कालिदास गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। एक सेकंड, ये वही लोग मनोज हैं। यादव जी एक सेकंड, मनोज यादव जी एक सेकंड। धर्मवीर जी, आपने मनुवाद की बात की, आपके राष्ट्रीय महासचिव कौन है? हमारी राष्ट्रीय एक सेकंड, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी है। वो कौन है? ब्राह्मण है। तो मनुवाद किसे कहते हो? पार्टी खड़ी की है। मनुवाद किसे कहते हो? एक बात बताइए आजाद जी, मनुवाद किसे आप कहते हो? मुझे एक बात बताइए, मैं बीजेपी के लोगों से और आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ। जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लेने के बाद में आप मुद्दों से भाग जाते हो, आप मुद्दों से भाग जाते हो, आप मुद्दों से भाग जाते हो। दलित की बेटी दलितों को टिकट नहीं दे रही। ठीक है, ठीक है। नदीम साहब एक मिनट, आपको उस कुर्सी में से भी एक मिनट, मेरे साथ नदीम साहब मौजूद है। राजनीति करेंगे। मैं एक सेकंड नदीम साहब, दलित की बेटी दलितों को टिकट नहीं दे रही है, मनुवाद की दुहाई दे रहे हैं, मनुवादियों के साथ सरकार भी बना चुके हैं। इनकी पूरी पार्टी का कमान उसी मनुवाद के हाथ में है जिसको एक कथित तौर पर मनुवाद कहते हैं। क्या जनता को कुछ मिल रहा है? देखिए सर, वहाँ पर जब भी गवर्नमेंट बनी है तो उसे ये कहा गया है कि राजनीति की एक अच्छी केमिस्ट्री बीएसपी जानती है, और वो अपना जो परंपरागत या उसका ट्रेडिशनल ला रहा था उससे अलग हटकर उसने सबको मिलाया है। बहुजन हिताय, सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय का नारा दिया है। लेकिन अभी जैसे बात हुई कि कितने दलितों को टिकट दिया, तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल ज्यादातर पार्टीज की ये कोशिश हो रही है, वो जाति धर्म को एक तरफ रखकर या इस तरह के अपने समाज को छोड़ छाड़ कर सारा का सारा फोकस राजनीति के ऊपर कर रहे हैं। और उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से राजनीति के अंदर फायदा चाहिए, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनका नंबर पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर बढ़े। और उसके लिए जरूरी नहीं कि वो अपने समाज को साथ में लेकर चले, उसे वो सारी बातें जो है वो बेमानी हो जाती हैं और पीछे छूट जाती हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारी राजनीति इस चीज के ऊपर फोकस कर रही है कैसे वो पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर अपना नंबर बढ़ाए और अपने आप को शक्तिशाली वो राजनीतिक रूप से स्थापित कर सके, शक्तिशाली बनकर। यानी जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता बना रहेगा, दरी उठाने वाला बना रहेगा। जी जी जी, ठीक है। मनोज यादव जी आजम खालिद साहब, बातचीत उधर भी हो रही है, यहाँ पर देखते हैं भाई। अब शैल साहब क्या कुछ लेकर आए हैं, बीएसपी को लेकर कुछ बोल रहे थे शैल साहब आप? एक पहले वंशवाद को अभी लेकर कुछ बातचीत हो रही थी, उस पर 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। हाँ। कब तक यूं ही सींचोगे तुम वंशवाद की बेल, कब तक यूं ही सींचोगे तुम वंशवाद की बेल,
क्या सब मिलकर खेल रहे हैं सर मैडम का खेल? अच्छा। औरों को भी मौका दो और शीर्ष पदों बैठाओ। औरों को भी मौका दो और शीर्ष पदों बैठाओ। क्या इस काबिल कोई नहीं जो भरे दिया में तेल? हाँ, क्या इस काबिल कोई नहीं जो भरे दिया में तेल। हाँ। और एक बसपा की बातचीत हो रही थी अभी, जैसे चेन्नई में आया कि सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, पहली बार एक तस्वीर पिछले दिनों देखने को मिली, मुलायम सिंह जी और मायावती जी जो थे एक मंच पे दिखे। हाँ। तो देखकर कुछ पंक्तियां मेरे जहन में आई। वो जी स्वागत। राजनीति के माननीयों ने गीत एक नया गाया है। अच्छा। राजनीति के माननीयों ने गीत एक नया गाया है। हाँ। दो दुश्मन अब साथ खड़े हैं, सब अखिलेश की माया है। अच्छा। मैनपुरी की सभा में कुछ तस्वीरें नई दिखी हमको। हाँ। मैनपुरी की सभा में कुछ तस्वीरें नई दिखी हमको, इससे पहले राजनीति में करवट कई दिखी हमको। अच्छा। मिलन बुआ बबुआ का देखकर आंखों से है नीर बहा। अच्छा। मिलन बुआ बबुआ का देखकर आंखों से है नीर बहा। हाँ। 24 साल से जलती अखियां अब सुरमई दिखी हमको। अच्छा। हाँ। और भूल के सारे कांड बहन जी, भूल के सारे कांड बहन जी, रिश्ता नया बनाया है। दो दुश्मन अब साथ खड़े हैं, सब अखिलेश की माया है। सब अखिलेश की माया है। आजाद खालिद साहब, सब अखिलेश की माया है क्या? समझिए। जो चीजें हो रही हैं और वंशवाद बड़ा सवाल है, लेकिन राजेश यादव जी से मैं पूछना चाह रहा था कि जो कर्नाटक से एक आपने तस्वीर शुरू की थी गठबंधन की, वो लोग इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे के खिलाफ थाने में खड़े हुए थे। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, गेस्ट हाउस कांड से लेके अब तक, और चढ़कर छाती पर गुंडों की और मोहर लगेगी हाथी पर, ये तमाम चीजें। हालांकि वो मनोज यादव जी पे भी लागू हो रहा था, क्योंकि अभी ओम प्रकाश राजभर आज भी कह रहे हैं नून और रोटी खाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, यानी बीजेपी के मंत्री भी हैं और बीजेपी को हराएंगे भी। लेकिन राजेश यादव जी, ऐसा क्या हुआ कि आपका टारगेट जो था एक था, लेकिन कहीं आप बिखर गए? नहीं, बिल्कुल नहीं बिखरे हैं। टारगेट हमारा एक ही है, एक ही लक्ष्य है अभी भी। देखिए, वो बात अलग है, पार्टी अपनी तरफ से जो कहते हैं, पहले तो उत्तराखंड में कहा कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, कांग्रेस के एमएलए पे केस होना चाहिए, मंत्री पे होना चाहिए। वो ही सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास ले लिए, वो शरीफ हो गए, वो अच्छे हो गए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो इस तरह की देखिए देश में राजनीति हो रही है। आज कोई मुद्दों पे बात नहीं कर रहा, देश क्यों पिछड़ा जा रहा है, क्यों देश इतना कर्जदार बना दिया, जो देश के जो 1 से 50% देश के इतिहास में इतनी कर्ज की, क्यों मोदी सरकार ने इतना कर्ज लिया? 1 से 50% अब तक जो कर्ज लिया है उसका 1 से 50% ले लिया। आप ये देखिए, हर क्षेत्र में क्यों पिछड़ी जा रही है। अब तो ईरान से तेल भी बंद हो रहा है, अब देखना 100 से ऊपर जो पेट्रोल डीजल के तेल के दाम हो जाएंगे। आप ये देखिए, जीएसटी का जो विरोध कर रहे थे कि जीएसटी, अब देखिए ठीक है, इन पे लागू करना नहीं आया, अलग बात है, आज उन्होंने लागू कर दी 3 बार। यानी यही जीएसटी आप लागू करते तो अच्छा करते, इन्होंने करा तो खराब कर दिया ना। हम करते तो सिस्टम से करते, अच्छा। उसका परसेंटेज मार्जिन से करते। आपने कोई और आपने 28% करा, कैलकुलेटर किसी अलग कंपनी का था। देखिए, पढ़े लिखे विद्वान की टीम है, जैसे हमने न्याय योजना अभी लेके आए गरीबों के लिए, उसमें पता है आपको ऐसा ही लगेगा, 1 साल से वर्क हो रहा है उस पर। 1 साल से हर क्षेत्र के जो विद्वान व्यक्ति हैं उनको, उनसे वार्तालाप करके न्याय योजना बनाई गई है, जो 25 करोड़ देश के जो गरीब लोग हैं उन तक जाएगी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था राजेश यादव जी, जो आपने विद्वानों से पूछकर न्याय योजना बनाई है, इंदिरा जी ने जब कहा था गरीबी हटाओ, तो तब बात नहीं करी? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन करा है, विद्वानों से तब नहीं पूछा। इंदिरा जी पे जाएंगे, नेहरू में तो और पीछे ले जाएंगे। मैं गरीबी हटाओ पे जा रहा हूँ, गरीबी हटाए पे। देखिए, जब देश आजाद हुआ उसकी अनुपात करेंगे, देश में कपड़े नहीं होते थे, खाने के लिए चीजें नहीं होती थी, नाज नहीं होता था, बाहर से जो गेहूं आते थे हमारे, कांग्रेस लेके आई। बिल्कुल, कांग्रेस ने सारी चीजें आत्मनिर्भर करा देश। वही देश है जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहता था सर, मैं आपको याद दिला रहा हूं। ये आत्मनिर्भर देश को जो करा, किसानों को जय जवान जय किसान जो नारा भी था और उस पर वर्क भी करा गया, बहुत सारी चीजें। फिर इंदिरा जी ने जो आप जब नारा दिया था गरीबी हटाओ, उस पर आ जाते हैं। आप देखिए परसेंटेज देखिए, उस समय 70% गरीबी थी, कितनी हट गई, अब 25-20% जो गरीबी रह गई है उसको हम नष्ट करना चाहते हैं। उसके लिए न्याय योजना लेके आए 25 करोड़ के लिए। देखिए, मतलब 72,000 रुपए देंगे। बैन कर दिया उस न्याय योजना को, हाई कोर्ट ने बैन कर दिया उस न्याय योजना को। कोई बैन नहीं करा, और सरकार से बड़े नहीं होती है। हम सरकार में आएंगे, हम कानून बनाएंगे, कोई बैन नहीं। चुनाव आयोग जो है, देखिए बीच में देखिए, बीच में कोई नहीं होता है। देखिए, एक परिवार से संस्कारी कांग्रेस पार्टी का
इन्होंने अभी आजाद कहा जी, कि कैमरे में देखिए, बीच में आ सरकार गए से फिर। बढ़कर कोई नहीं, नहीं वो होता है। जवाब दे रहे हैं राजेश जी, सरकार आपकी से जो बढ़कर बात कोई है नहीं होता, वो ये जवाब दे रहे हैं। मानसिकता देखिए है, सभी इनका सभी कांग्रेस मेहमानों को तरीका हम है। जो बुला, एक सेकंड, सभी मेहमानों को हम बुलाते हैं उनकी बात रखने के लिए, और जो तर्क वितर्क होते हैं वो होने चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सब एक दूसरे का सम्मान का ध्यान रखें, भावनाओं का ध्यान रखें, और मैं इसी राउंड से बात करना चाह रहा हूं सभी के ऊपर। और दूध का धुला तो कम से कम कोई है नहीं, ये तो मेरा दावा है, ऑन एयर दावा है। खैर धर्मवीर जी, अगर बात करें आजादी के बाद एक बहुत बड़े आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो दलित आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। एक ऐसा समाज जिसने सैकड़ों साल कष्ट झेले, सैकड़ों साल जिसने अभाव देखे हैं, जिसने सैकड़ों साल, जिसे कहना चाहिए बिल्कुल नीचे रहकर देश के लिए, समाज के लिए काम किया, उसके बदलाव के लिए संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक प्रोविजन दिया, उसके तहत आप यहां तक पहुंचे। आपकी पार्टी ने उन्हीं मूल्यों पर, काशीराम जी ने एक बुनियाद रखी। लेकिन मेरा सवाल यह था, दलित की बेटी भी अगर दलित को टिकट नहीं देगी तो बाकियों से क्यों शिकायत करते हैं आप? देखिए, मैं एक ही सवाल पे अटका हूं, मैं इसके अलावा कहीं जाना नहीं चाह रहा। आजाद जी, बहुजन समाज पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, पैसा नहीं होगा तो और टिकट नहीं बाबा मिलेगा। साहब के संविधान के पैसा अनुसार नहीं होगा तो चलती है। टिकट नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता गरीब दूं, होगा तो टिकट नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं हाँ। कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में चलती उसे है। संसद में नहीं और भेजोगे, मैं आपको बता उसे दूं, संसद में नहीं भेजोगे, आप हमको सुन लीजिए, उसको संसद में नहीं भेजोगे। सुन लीजिए, आप मैं हमारी आपकी बात। सुन रहा हूं, उसी में से सवाल पूछ रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को जोड़ने के लिए, हाँ। मान्यवर साहब ने एक नारा दिया था हाँ। कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हाँ। बहन कुमारी मायावती जी ने सभी जातियों को जोड़ करके एक भाईचारा समाज में पैदा करने का काम किया था। हाँ। और 2007 के इलेक्शन में हमको उसी भाईचारे के तहत स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 2014 में मिली थी। और सुन लीजिए 2014 में 0। सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी है। हाँ। हमारी लड़ाई दोनों पार्ट पर चलती रहती है। हाँ। हमको सत्ता की चाबी भी चाहिए, और हमको व्यवस्था भी बदलनी है। गले की चाबी भी चाहिए, जब तक गले की जब चाबी तक भी जो चाहिए। है, नोएडा में जो दलित- हुआ वो दलित आपको की याद होगा, बेटी ठीक है। इस देश की मनोज यादव प्रधानमंत्री जी, की कुर्सी पर नहीं मनोज बैठेगी, यादव जी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। धर्मवीर जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप तैयार रहना उसके लिए। मनोज यादव जी, सत्ता के परिवर्तन की बात हो रही है, आप भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वंशवाद, एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, आपके यहां भी है, और खास तौर से मुद्दों पर आपके यहां भी चुनाव नहीं हो रहा। अभी तक आपके यहां से मुद्दों पर बात नहीं हो रही। गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं बाहर है। 8 बार आपने अपने इस मैनिफेस्टो वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आजाद खालिद साहब साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाए गए। दरअसल रोड शो हो रहा था, उनका नामांकन दाखिल करने जा रही थी, उससे पहले वहां पर काले झंडे दिखाए गए हैं। काले झंडे दिखाने पर 2 युवकों को समर्थकों ने पीटा भी है। पुलिस ने दोनों युवकों को हालांकि गिरफ्तार जरूर कर लिया है। ये साध्वी प्रज्ञा को आप देख सकते हैं, भोपाल से नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ये सीधी तस्वीरें भोपाल से ही है, जहां पर इस नामांकन को दाखिल करने से पहले दरअसल वो रोड शो कर रही थी, और रोड शो के दौरान ही हंगामा हुआ है। कुछ समर्थक जो हैं आपस में ही भिड़ गए। दरअसल काले झंडे दिखाए गए हैं रोड शो के दौरान साध्वी प्रज्ञा को। और इस वक्त की अहम खबर है ये, इस वक्त की बड़ी खबर, साध्वी प्रज्ञा दरअसल नामांकन दाखिल करने जा रही थी भोपाल में, और उससे पहले वहां रोड शो उन्होंने किया था, और रोड शो के दौरान हंगामा हो गया। काले झंडे दिखाए गए साध्वी प्रज्ञा को, और समर्थकों के बीच हंगामा हुआ है, झड़प हुई है। हालांकि 2 युवकों को जरूर गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। बड़ी खबर आपको बताएं इस वक्त की, साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई है उनके रोड शो के दौरान। हालांकि आपको बताएं, साध्वी प्रज्ञा के रोड शो के दौरान यह हंगामा हुआ है। भोपाल में नामांकन दाखिल करने जा रही थी साध्वी प्रज्ञा, उससे पहले एक रोड शो कर रही थी उससे, और उसी दौरान कुछ काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि फिर समर्थक जो साध्वी प्रज्ञा के थे उन्होंने आपस में थोड़ा सा हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने 2 युवकों को जरूर गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, साध्वी प्रज्ञा के रोड शो के दौरान हंगामा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर साध्वी प्रज्ञा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नामांकन दाखिल करने जा रही थी, और उससे पहले काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई है, और उस दौरान हंगामा हो गया है उनके रोड शो के दौरान। हालांकि काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से हंगामा वहां पर हुआ था, और उस वक्त पुलिस ने ये युवक है, इस युवक को हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा। ये काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई थी, और उसके बाद पुलिस की हिरासत में ये युवक नजर आ रहा है। हालांकि कौन है,
ये देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हंगामा हुआ था और हंगामे के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और उस युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस के हिरासत में युवक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने इसको पकड़ रखा है। लोग इसको मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने एक घेरा बना लिया और उस युवक को पकड़ा हुआ था। ये देखिए तस्वीर जब हंगामा हुआ है रोड शो के दौरान, ये उस वक्त की तस्वीर है। दरअसल काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई थी साध्वी प्रज्ञा के रोड शो के दौरान। अब किस तरह से इसको देखा जाए, क्योंकि नामांकन आज भी दाखिल करना है साध्वी प्रज्ञा को और नामांकन दाखिल करने ही पहुंच रही थी साध्वी प्रज्ञा। उससे पहले उन्होंने एक रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। हालांकि उसी के दौरान ये काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि उस वक्त पुलिस मौके पर पहुंची थी, आपने तस्वीर वो भी देखी जब युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, पकड़ा हुआ था युवक को। ये देखिए तस्वीर पूरी तरीके से युवक को, दो युवकों को दरअसल पुलिस ने इस वक्त हिरासत में लिया है। ये वो जिप्सी है जिसके भीतर वो दोनों युवक मौजूद हैं और ये जिप्सी पुलिस की है और पुलिस उन दो युवकों को ले जा रही है, यानी कि ले जा चुकी है। तो सीधे आजाद खालिद साहब के पास पहुंचूंगा। आजाद खालिद साहब, देखिए साध्वी प्रज्ञा रोड शो कर रही थी, काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई, हंगामा हो गया वहां पर। हाँ बिल्कुल अब्दुल नबी हसन, भोपाल की ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए इसको पूरे चुनाव के लिए एक हॉट सीट बन गई है भोपाल, खास तौर से प्रज्ञा ठाकुर को जिस तरह से वहां पर टिकट दिया गया है, तमाम विवादों के बावजूद, तमाम आरोपों के बावजूद और तमाम उनके विवादित बयानों के बावजूद, हेमंत करकरे साहब को जिस तरह से उनकी शहादत को लेकर सवाल उठे थे, वो तमाम होने के बावजूद कहीं ना कहीं शायद ये विरोध रहा होगा। तो कुल मिलाकर भोपाल जो है एक हॉट सीट बन चुका है। लेकिन मेरे साथ बीजेपी के हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा, इसी बारे में सवाल पूछूंगा। लेकिन मनोज यादव जी, मेरा सवाल यह था कि 8 बार आपके मैनिफेस्टो के अंदर राम मंदिर था, धारा 370 थी, 35A था। हम 2 करोड़ रोजगार की अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम उन 15 लाख की बात नहीं कर रहे जिनसे अक्सर आप मने करते हो कि वो हमने नहीं कहा था। मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, विकास की बात नहीं कर रहा, गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहा। कम से कम इन 3 चीजों को, क्या इसी तरह के मुद्दों को लेकर हाईलाइट में रहेंगे कि हेमंत करकरे जैसे शहीद को भी विवाद करके फिर पीछे हट जाना, ये क्या किस तरह की राजनीति है? आजाद जी, जिस राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, मैं तो एक ही राम मंदिर को जानता हूं, उसी की मैं बात कर रहा हूं। राम मंदिर की जब जो बात कर रहे हैं आप, जिसके नाम पर आपकी सरकार बनी थी, जिसके नाम पर आपने वोट मांगा था, जिसके नाम पर आपका वजूद बना, और हम लोग प्रतिबद्ध हैं राम मंदिर बनाने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के आपके साथी, हमारे साथी बैठे हुए हैं, राम मंदिर की जो सुनवाई हो रही थी सुप्रीम ये जवाब नहीं देंगे, ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन करेंगे, ये जवाब नहीं देंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। आपसे पूछना चाहता है देव कि आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया, आपने 35 से क्यों नहीं कदम की, आपने धारा 370 क्यों नहीं कदम की? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए इस बात का। आप जो है आपने 5 साल देश की जनता को छलने का और ठगने का काम किया है, आप जवाब दीजिए इस बात का। आपसे एंकर पूछ रहे हैं कि आप बनाएंगे कब राम मंदिर? आपकी घोषणा पत्र में था ये। लोग उसके लिए अड़चन डालते हैं और अड़चन डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मनोज यादव जी, क्या आपने कांग्रेस के भरोसे पे वादा किया था? हमने आपका सवाल कांग्रेस से था, वादा किया था, चूंकि मामला सबजुड़ी से हाँ। इसलिए ये विषय आया है, क्योंकि इसको रोकने का प्रयास कांग्रेस ने किया। तो राजेश जी क्यों रोकते हैं आप? राजेश जी क्यों रोकते हैं आप? ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बार बार। माइनॉरिटीज के लोगों को टिकट दे करके आगे बढ़ाने का कितना काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं? ठीक है, ये भी राजेश जी का जवाब बता दें कि माइनॉरिटीज के लोगों को कितना टिकट दे करके आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? भाई शहनवाज हुसैन का भी टिकट आपने काट दिया। मनुवाद का बहाना लेकर के किसी भी एक ठीक है, टिकट नहीं। राजेश जी क्यों अड़ंगा लगाते हैं आप? राम मंदिर जैसे मामले पर अगर आप अड़ंगा लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा तसल्ली से सुनना 2 मिनट के लिए। देखिए, कपिल सिब्बल जो वकील हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वहाँ कितनी फीस लेते हैं, क्या है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। नंबर 1, देखो पहले तो इनको बता दीजिए, ये बात रख लें, यही पहले उनकी बात सुन लेते हैं मनोज जी, फिर आप रिएक्ट कर देना, पहले जवाब ले लेते हैं। कितनी बार समझाऊं, समझ में नहीं आता। नहीं, जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, दूसरी बात क्या है, जब प्रधानमंत्री देश के अंदर, और मैं ये भी बताऊंगा हमने मंदिर के लिए क्या करा। देखिए, प्रधानमंत्री देश के लिए घूम घूम के राज्यों में कह रहे थे कि मुझे राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे उत्तर प्रदेश जिता दो, मुझे ये प्रदेश जिता दो, सब जगह जीतते आए। अब राज्यसभा में भी हो गया, लोकसभा में भी हो गया, राष्ट्रपति इनके द्वारा चुने गए हुए। अब भाई इनके एक सांसद थोड़ी सी
हिम्मत करी मैं प्राइवेट बिल लाऊंगा इसी में, चुनाव हो रहे थे ना 2 राज्य में, प्राइवेट बिल लाऊंगा इसी में, वो दिखाई दे प्राइवेट बिल भी। और आप देखिए जो लोग ये कहते हैं ना, ये सिर्फ राम को ठगने का काम करते हैं। और देखिए जब कोई मंदिर की बात करता है बनाने की तो विरोध करते हैं। मैं बड़ी मर्यादा के साथ कहना चाह रहा हूं, राम को कोई नहीं ठग सकता, राम को कोई नहीं ठग सकता, मर्यादा पुरुष राम को कोई नहीं ठग सकता। हाँ, जनता को जरूर ठगने की कोशिश की गई होगी कि ये आपकी बात हो सकती है, लेकिन राम के नाम पर जनता को ठगते हैं। देखिए अब मैं बता देता हूं कि हमने राम के लिए क्या करा। देखिए अगर मंदिर की तरफ जाएंगे तो आप ये देखिए, ये सब कहते हैं कि मूर्ति किन्ने रखवाई, नेहरू जी ने। मंदिर का ताला किन्ने खुलवाया, जो है राजीव गांधी जी ने। ठीक है, अब जो उसके बाद आप ये देखिए नरसिंहा राव जी ने एक पार्लियामेंट में बिल लेके आए थे, जो 2.77 एकड़ जो जमीन थी, जो 650 एकड़ जो जमीन एक्वायर करी थी, सबसे पहले किसने विरोध करा था? भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ने, ऑल इंडिया के। ठीक है, इन्होंने ये कह रहे यानी आप ये दावा कर रहे हैं असली हिंदुत्व आप, एक मिनट, असली दावा आप ये कर रहे हैं कि असली हिंदुत्व आपने निभाया। देखिए अभी आप कैलाश मानसरोवर गए थे और जगह गए थे, सॉफ्ट हिंदुत्व था, लेकिन असली हिंदुत्व। देखिए आजाद जी, हमने कभी नहीं कहा हम कानून में आस्था रखते हैं, देश के कानून में आस्था रखते हैं। तो मूर्ति जब रखवाई थी तब कानून नहीं था ना। देखिए कानून, अगर कांग्रेस पार्टी ने ये अपने नहीं, तब जब मूर्ति रखवाई थी तब कानून नहीं था। देखिए जब वहाँ पे आपने ताला खुलवाया तब कानून के तहत हुआ था, ये भी सवाल बनता है। देखिए बिल्कुल, वहाँ देखिए पूजा पाठ करते हैं, कोई चीज खुलवाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। जिसको ऐतराज है वो भारतीय जनता पार्टी ऐतराज करती रही है, ऐतराज करे। मुझे एक कदम बता दें कि इस सरकार ने मंदिर के लिए एक कदम ये बढ़ाया। ठीक है मनोज यादव जी, आपने कदम क्यों नहीं उठाया? ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लेते। साहबानो मामले जो आया था, अब उसकी एवज में हिंदुओं को खुश करने के लिए ये लोग है ना अपना कैंपेन वहां से शुरू किए थे। हिंदू मुस्लिम दोनों आ गए, दोनों अपने हथियार पे आ गए, परंपरागत हथियार उठा लिया आपने, दोनों ने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमने हल्फनामा दायर करके न्याय को देने की बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जने उदाहरण हिंदू बनके सॉफ्ट हिंदुत्व का जो राग अलाप रहे हैं, जो मंदिर जा रहे हैं, अरे भैया जरा हमको ये भी बतला दीजिए, हमें शाह की तरह टीका नहीं पहुंच दिया। आपके जो कपिल सिब्बल आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? पीछे तरफ कुछ बोलते हैं कार्रवाई क्यों नहीं की? कपिल सिब्बल के कपिल सिब्बल ने आपको कहा था कार्रवाई की? कपिल सिब्बल ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र में आप डाल दो। कपिल सिब्बल ने कहा आपके सवाल का जवाब नहीं है, आपके जवाब का सवाल नहीं है। ये नहीं बताया था एक कदम क्या बढ़ाया हमने, नहीं कहा। हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं को विनाश करते हैं, हिंदुओं को पीटते हैं, और हिंदुओं को मारने के बाद मंत्री गले में माला डालते हैं। आपने देखा था बिहार में हिंदुओं को मारने के बाद गले में माला डालते हैं। ठीक है, दोनों दल अपने असली एजेंडे पे हिंदू मुस्लिम पे आ गए। नदीम साहब एक सेकंड, दोनों लोगों को मैं रोकना चाहूंगा। नदीम साहब, एक सेकंड, नदीम चौधरी साहब, सॉफ्ट हिंदुत्व, असली हिंदुत्व दोबारा से, लेकिन रोजगार कहीं नहीं है, शिक्षा कहीं नहीं है, स्वास्थ्य कहीं नहीं है। देखिए बेहद अफसोस का मकाम है, कदम एक नहीं बताया कि वो जो जरूरी चीज है इंसानी जिंदगी से जुड़ी हुई, जो बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है, हम कहीं ना कहीं उन्हें छोड़कर ये मंदिर मस्जिद की बातें, धर्म की बातें, जाति की बातें और औरतों के ऊपर उल्टे सीधे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये सब नहीं होना चाहिए। एक सेहतमंद सियासत होनी चाहिए और सेहतमंद सियासत से ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। सर अब तो मुद्दे, मैं इतनी देर से यही बोले जा रहा हूँ कि मुद्दे तो कहीं खो ही गए, मुद्दा तो कोई बचा ही नहीं है। विकास का मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट गया है, नौजवानों की नौकरी का मामला है वो सब कहीं पीछे छूट गया। अब तो बस होड़ इस बात की है कि किसी तरीके से सत्ता में अपने आप को किसी भी ढंग से स्थापित कर लिया जाए, और उसी के लिए जोड़ तोड़ भी हो रहा है, उसी के लिए गठबंधन भी हो रहा है, और उसी के लिए जुगाड़बाजी और तिगड़मबाजी भी हो रही है। तो ऐसा चलिए, बिल्कुल शैल साहब और आजाद खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो पैनल था